हेलो साथियों, नमस्कार। जब भी दिमाग में आता है कि अब मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा सोचना है, मुझे समाज में कुछ करना है, समाज में बदलाव करना है, परिवार की स्थिति में बदलाव करना है, समाज की स्थिति में बदलाव करना है, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, खुद के सम्मान के लिए कुछ करना है, मां बाप के सम्मान के लिए कुछ करना है, तो एक नाम आता है, एक नौकरी का नाम आता है, एक पद का नाम आता है जिसे हम लोग कहते हैं आईएएस। एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात होती है, एक आईएएस अधिकारी की बात होती है। जब भी आपसे कहा जाता है बचपन में कि बड़ा सोचो, आखिर कैसे हम आईएएस बन सकते हैं, किन बातों का हमें ध्यान देना होगा जिससे कि हम आईएएस बन जाएंगे, और क्या क्या पढ़ना होगा जो कि जरूरी है एक आईएएस बनने के लिए, कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सी कोचिंग करें, कोचिंग में क्या पढ़ें, इन सारे पहलुओं पे आज बात करेंगे हम। यदि आप स्टूडेंट हैं तो पूरी वीडियो देखें, और यदि आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे को, बेटा बेटी को, किसी को भी आईएएस अधिकारी बनाना चाहते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझें कि आखिर इसकी पूरी प्रक्रिया है क्या। बिल्कुल स्टेप बाय समझेंगे एक एक करके हम। तो हम बात करते हैं कि जो पद होता है आईएएस, आखिर इसकी परीक्षा कैसे होती है, इस परीक्षा में कौन बैठ सकता है, इस परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम योग्यताएं क्या होनी चाहिए, इन सब के पहलुओं पे भी बात करेंगे। तो जब हम बात करते हैं आईएएस की, तो बेसिकली आईएएस एक क्या है, एक पद है, या फिर मैं बोलूं कि एक सेवा है, एक सर्विस है। इसके अंदर अलग अलग चीजें हैं, उनके बारे में तो हम कभी और बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे आईएएस बनने की शुरुआत कैसे हो सकती है और हम कहां से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, तो उससे पहले हमें समझना होगा, एक संस्था है जिसका नाम है यूपीएससी। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जिसके बारे में हमारे भारत के संविधान में बात की गई है। अब इस संस्था का काम है कि केंद्रीय स्तर पर, केंद्र के स्तर पर अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट कराएं। तो उसी में एक एग्जाम है जिसका नाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जैसे हम लोग शॉर्ट में सीएसई बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब ये एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सिविल सर्विसेज एग्जाम के माध्यम से आप अलग अलग पदों पे पहुंच सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप आईएएस बन सकते हैं, आप आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस में जा सकते हैं, आप आईएफएस बन सकते हैं, आप आईआरएस बन सकते हैं, और मैनी मोर, बहुत सारी पोस्ट इस परीक्षा के माध्यम से एक ही एग्जाम देकर के आप प्राप्त कर सकते हो। एक बार में एक ही पोस्ट मिलेगी आपको, यह बात तो बिल्कुल क्लियर है। हालांकि अब हम देखते हैं कि हम इस परीक्षा के माध्यम से यह सब क्वालिफाई कर सकते हैं, इन सारे पदों पे पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको समझना यह है कि इसका प्रारूप क्या है, इस परीक्षा की शुरुआत कैसे होगी, क्या पूछा जाएगा, क्या इसमें आपसे सवाल होंगे और सिलेबस क्या होगा। तो आइए हम समझते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लेकर के, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर के बात करें तो आखिर ये परीक्षा कैसे होती है। तो ये परीक्षा, पहली बात तो आप समझे, ये परीक्षा ऑफलाइन होती है, यानी ऑनलाइन ये परीक्षा नहीं होती है। ये आप जाकर के सेंटर्स पे जाएंगे और वहां पे प्रॉपर पेन कॉपी लेकर ही इस परीक्षा को आप करेंगे, ऑफलाइन परीक्षा होती है। दूसरी बात, इस परीक्षा को कंडक्ट कराने वाली संस्था, जैसे मैंने बताया कि यूपीएससी है। यह परीक्षा 3 चरणों में होती है, यह महत्वपूर्ण बात है। अब आगे बातें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, सो चाहो तो आप लिख लेना है। तो यह परीक्षा 3 चरणों में होती है। इसमें पहला चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम लोग प्रीलिम कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रीलिम, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा इसमें है मेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं मुख्य परीक्षा, मेंस एग्जामिनेशन। और तीसरा है इंटरव्यू, जिसे हम लोग बोलते हैं साक्षात्कार, साक्षात्कार। तो इसमें 3 स्टेज होती हैं, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3। और बिल्कुल क्लियर है, जब आप स्टेज नंबर 1 पार कर लोगे
तो आपको स्टेज नंबर 2 के लिए मौका मिलेगा। यदि स्टेज नंबर 2 भी पार कर ली तो फिर आपको स्टेज नंबर 3 को मौका मिलेगा, और यदि ये स्टेज भी पार कर गए तो फाइनली आप अधिकारी बन जाएंगे। फाइनली आपका मेरिट में नाम आएगा तो आप क्या बन जाएंगे? अधिकारी बन जाएंगे। अब हमें समझना यह होगा कि आखिर प्रारंभिक परीक्षा में क्या पूछा जाता है। आखिर प्रारंभिक परीक्षा में क्या पूछा जाता है, तो आइए हम प्रीलिम को लेकर के बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस परीक्षा के प्रीलिम एग्जामिनेशन की। आखिर प्रीलिम में क्या क्या पूछा जाएगा, तो प्रीलिम की बात करें जब, तो प्रीलिम में आपसे 2 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। एक पेपर होगा आपका जनरल स्टडीज, जीएस जिसे हम लोग बोलेंगे, सामान्य अध्ययन, और दूसरी जो परीक्षा होगी, दूसरी परीक्षा होगी आपकी सी सेट की, जिसे हम बोलेंगे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम बोलेंगे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। यह परीक्षा 200 नंबर की होगी, यानी 200 मार्क्स की होगी, 200 मार्क्स की होगी, 200 नंबर की होगी, और इसमें आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। यह परीक्षा आप किसी भी भाषा में दे सकते हो, किसी भी भाषा में दे सकते हो अपना परीक्षा का माध्यम, लेकिन हिंदी और इंग्लिश सामान्यतः ये लोग जो है सेलेक्ट करते हैं। खैर, तो सीसेट की बात करें तो जिसे हम लोग बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आपसे यह भी परीक्षा 200 अंकों की होगी, 200 अंकों की यह परीक्षा होगी, परंतु इसमें आपको प्रश्न पूछे जाएंगे 80 यानी 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें जो एक प्रश्न है वो आपके लिए 2.5 नंबर का है। यदि 80 का यदि मल्टीप्लाई करेंगे हम 2.5 से तो ये हो जाएगा 200। तो यानी कि एक जो क्वेश्चन है वो 2.5 नंबर का है, और यहां पे एक प्रश्न जो है वो है आपका 2 नंबर का, क्योंकि 2 × 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 200। ये बात हो गई हमारी प्रारंभिक परीक्षा की। अब महत्वपूर्ण बात है कि आखिर इस पेपर 1 में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, आखिर इस पेपर 1 में कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी, तो आइए हम देखने की कोशिश करते हैं। जब हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे तो इसमें आपसे जनरल स्टडी के अलग अलग सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे इंडियन पॉलिटी पूछा जाएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री पूछा जाएगा। प्रीलिम की बात कर रहा हूं मैं, इंडियन हिस्ट्री पूछा जाएगा, आपसे ज्योग्राफी पूछा जाएगा, ज्योग्राफी यानी कि आपसे भूगोल पूछा जाएगा। उसके अलावा आपसे जो है इकोनॉमी पूछा जाएगा, अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे प्रश्न होंगे, और खास तौर पे भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न होंगे। इसके अलावा आपसे एनवायरमेंट या फिर जिसे हम लोग हिंदी में पर्यावरण कहते हैं, तो पर्यावरण आपसे पूछा जाएगा। इसमें आपसे विज्ञान पूछा जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा जाएगा, साइंस भी पूछी जाएगी और टेक्नोलॉजी भी पूछी जाएगी, और इसमें आपसे करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण विषयों पे हम बात करें तो कुछ इस तरीके से। अब इसमें और भी चीजें हो जाएंगी, जैसे इंडियन हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो इसमें आपसे कल्चर भी पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो करंट अफेयर्स कई सारे हेड में बटा हुआ है, चाहे योजनाएं पूछी जाएंगी, करंट में कुछ इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, तो बहुत कुछ जो करंट अफेयर्स में जो चीजें चल रही हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है आपसे इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। वहीं पे जब हम बात करते हैं सीसेट की, तो सीसेट में सामान्यतः आपसे 3 चीजें पूछी जाती हैं। एक तो आपको मैथ्स आना चाहिए, वो भी एक एलिमेंट्री मैथ तो आनी ही चाहिए, और एलिमेंट्री मैथ का तात्पर्य यहां पे है हाई स्कूल तक की मैथ तो आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपको एक रीजनिंग आनी चाहिए, रीजनिंग, और उसके बाद आपको इसमें बेसिकली कॉम्प्रहेंशन स्किल आपकी ठीक होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय द कॉम्प्रहेंशन स्किल? आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें से आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे। हो सकता है उससे पूछ दिया जाए, ये तुमने ये जो पैराग्राफ पढ़ा है इसके बाद क्या निष्कर्ष निकाला है। हो सकता है उस पैराग्राफ से कुछ और भी सवाल पूछ दिया जाए। तो इसे हम बोलते हैं चीजों को कॉम्प्रहेंड करना, चीजों को संक्षिप्त करके बता देना। आपने बड़ी सी रिपोर्ट पढ़ी, आप एक आईएएस अधिकारी बन गए, आपने एक बड़ी सी रिपोर्ट पढ़ी और उसके बाद
आपको उस रिपोर्ट को छोटी सी रिपोर्ट के तौर पे बना करके भेजना है सीएम साहब को। तो कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे जब आपको कॉम्प्रिहेंशन स्किल आपकी ठीक होगी, जिसे हम लोग हिंदी में गद्यांश भी कहते हैं, है ना। चलो, तो ये बात हो गई। अब बात आएगी कि सर प्रीलिम हमने दे दिया, तो प्रीलिम परीक्षा से क्या कुछ होगा हमारा? तो क्या अकेली प्रीलिम परीक्षा क्वालिफाई करने से कुछ होगा? जी हां, प्रीलिम परीक्षा क्वालिफाई करने से आपको मेंस का गेट मिलेगा, यानी मेंस देने का मौका मिलेगा। बहुत बढ़िया। यदि प्रीलिम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो मेंस नहीं दे पाएंगे, है ना। तो अब प्रीलिम क्वालिफाई करने पे याद रखना है, जो सीसेट मैंने जो पेपर नंबर दूसरा बताया, ये पेपर कैसा होता है? केवल और केवल क्वालिफाइंग। तो जिसको बहुत ज्यादा मैथ नहीं भी आती है, जिसको बहुत ज्यादा रीजनिंग नहीं भी आती है, तो उसको भी बहुत परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये पेपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसमें हमें केवल और केवल 33% अंक प्राप्त करने हैं, 33% नंबर लाने हैं। याद रखने वाली बात यहां पे ये है, नोट करने वाली बात, कि इन सारी दोनों की दोनों परीक्षाओं में, यानी चाहे तो हम पेपर नंबर 1 यानी जीएस और सीसेट दोनों में ही क्या होगा? नेगेटिव मार्किंग होगी। और नेगेटिव मार्किंग कितने की होगी? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। कितने की होगी? 1/3 की। यानी कि तात्पर्य क्या है? यदि आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही प्रश्न आपका काट दिया जाएगा, है ना। तो 3 तो वो गलत हो गए, और एक सही वाला भी आपसे, आपकी जो सही वाली लिस्ट से हटा दिया जाएगा, उसके नंबर काट लिए जाएंगे। तो इसे बोलते हैं हम नेगेटिव मार्किंग। तो इस तरीके से ये है। तो सर मेरिट किसके आधार पे बनेगी? जब आपने बोला कि क्वालिफाइंग है पेपर नंबर 2, जब पेपर नंबर 2 क्वालिफाइंग है तो मेरिट किसके आधार पे बनेगी? तो मेरिट बनेगी पहले पेपर यानी जीएस के पेपर के आधार पे। अब आपको लग रहा होगा सर लगभग लगभग मेरिट कितनी जाती है? आपके दिमाग में आएगा, है ना, आना भी चाहिए। तो यदि कुछ विगत सालों की कट ऑफ को हम उठा के देख लें, विगत सालों की कुछ कट ऑफ को दिखा के देख लें 5-6 सालों की, तो लगभग लगभग जो मेरिट रही है वो 50 क्वेश्चंस के अराउंड में रही है ना। लगभग लगभग 50 क्वेश्चंस के अराउंड में रही है, लगभग लगभग 50 क्वेश्चंस के लगभग में, है ना। 100 में से 50 क्वेश्चन आप कर लेते हो सही तरीके से, तो आप प्रीलिम क्वालिफाई कर लोगे। और ये बात मैं जनरल के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग थोड़ी सी कट ऑफ कम है, ठीक है, लेकिन ये जनरल के हिसाब से है। ओके ग्रेट। तो जनरल के लिए कट ऑफ की हमने बात कर ली कि लगभग लगभग 50 क्वेश्चन तो चाहिए हैं, तो हमने प्रीलिम क्वालिफाई कर लिया, ग्रेट। यदि हमने प्रीलिम क्वालिफाई कर लिया तो आगे का जर्नी क्या होने वाली है? आखिर आगे क्या होने वाला है? तो अब आगे आपको मेंस देने का मौका मिलेगा, मेंस देने का मौका मिलेगा। अब मेंस में क्या होगा? देखो संघर्ष है इस तैयारी में, इस तैयारी में मजबूती से खड़े रहने की बात है ना। तो जब हम बात करेंगे मेंस की, तो मेंस में अब अलग अलग पेपर होंगे। तो पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, देखो अब मेंस को भी हम कुछ अलग तरीके से बांटते हैं। तो मेंस में बेसिकली एक तो आपका जो पेपर होते हैं, 2 पेपर हैं जो कि क्वालिफाइंग होते हैं। एक पेपर आपका हिंदी का, यदि आप हिंदी भाषी हैं तो, अदरवाइज आप कोई भी वो लैंग्वेज जो संविधान की अनुसूची नंबर 8 में, शेड्यूल्ड 8 में है, उनमें से कोई भी लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो उस लैंग्वेज के हिंदी के स्थान पे ये हो जाएगी। और एक लैंग्वेज है इंग्लिश, ये कंपलसरी लैंग्वेज है। तो आपके 2 पेपर होंगे एक ही दिन में, एक हिंदी का पेपर होगा जो कि 300 अंकों का होगा, और एक आपका इंग्लिश का पेपर का होगा जो कि 300 नंबर का होगा। सुन लो अच्छे से, एक हिंदी का पेपर और एक इंग्लिश का पेपर, 300 नंबर के होंगे। और ये दोनों के दोनों पेपर कैसे? क्वालिफाइंग है। दोनों के दोनों ये पेपर कैसे? क्वालिफाइंग है। ये भी क्वालिफाइंग है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ आना जरूरी नहीं है कि आपको इसका महारत ही होना जरूरी है, बिल्कुल नहीं। आपको सामान्य सी चीजें भी आती हैं इन विषयों में, तो भी आपका यहां से काम चल जाएगा। तो ये तो बात हो गई क्वालिफाइंग की। इसके अलावा इनके नंबर कहीं नहीं जोड़े जाएंगे, इनके नंबर कहीं नहीं जोड़े जाने हैं। तो नंबर किसके जोड़े जाने हैं? तो जब हम मुख्य परीक्षा में मुख्य बात करें, तो मेंस की बात करें, तो मेंस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? तो हमने बात की, सबसे पहले जनरल स्टडी की बात करें। जनरल स्टडी के आपके 4 पेपर होंगे, जिसे हम लोग GS1, GS2, GS3 एंड GS4, GS3 एंड GS4 के नाम से जानते हैं। ये 4 पेपर होंगे।
ये कितने कितने अंकों के होंगे? ये भी आपका 250 नंबर का होगा, ये भी 250 नंबर का होगा, ये भी 250 नंबर का होगा, और ये भी आपका 250 नंबर का होगा। ग्रेट। अब सवाल उठेगा कि आखिर किस में क्या क्या पूछा जाएगा। बिल्कुल हम बताएंगे आपको विस्तार से। यदि मैं पेपर नंबर 1 की बात करूं तो पेपर नंबर 1 में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? तो इसमें आपसे हिस्ट्री पूछी जाएगी, यानी इतिहास पूछा जाएगा, इसमें आपसे ज्योग्राफी पूछी जाएगी, और इसमें आपसे सोसाइटी पूछी जाएगी, भारतीय समाज पूछा जाएगा, भारतीय समाज, इन सब के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं पे हम पेपर 2 के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपसे संविधान के बारे में बातें पूछी जाएंगी, राज्य व्यवस्था के बारे में यानी पॉलिटी के बारे में सवाल पूछे जाएंगे, और उसके बाद आपसे गवर्नेंस यानी प्रशासन से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। ग्रेट। और उसके अलावा इसमें आपसे इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध, भारत का संबंध किस देश से कैसा चल रहा है, इन सब चीजों के बारे में यहां पे भी बातें होंगी। और उसके बाद जो है सोशल इश्यूज यानी जिसे हम लोग सामाजिक मुद्दे, मान लीजिए जैसे करप्शन हो गया, आपका दहेज प्रथा हो गया, पोषण हो गया, जो सामाजिक मुद्दे हैं वो सब हम यहां पे चर्चा करेंगे। उसके बाद पेपर 3 में क्या होगा? पेपर 3 में आपसे काफी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे एक तो अर्थव्यवस्था आपसे पूछा जाएगा, दूसरा आपसे इसमें डीएम बोले तो डिजास्टर मैनेजमेंट पूछा जाएगा, आपसे यहां पे साइंस एंड टेक पूछा जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पूछा जाएगा। उसके अलावा आपसे यहां पे इंटरनल सिक्योरिटी पूछा जाएगा, आंतरिक सुरक्षा के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद आपसे यहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी, और साथ साथ में आपसे पर्यावरण यानी एनवायरमेंट से सवाल यहां पे होंगे, एनवायरमेंट से सवाल यहां यानी पर्यावरण से संबंधित सवाल भी यहां पे आपसे होंगे। उसके बाद जब हम पेपर नंबर 4 की बात करते हैं तो इसमें हमसे पूछा जाएगा एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। ग्रेट। तो इस तरीके से ये पेपर होंगे, हमारे 4 पेपर होंगे। एक पेपर कितने घंटे का होगा? ये 3 घंटे का पेपर होगा, ये भी 3 घंटे का पेपर होगा। और ये दोनों पेपर यानी पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 एक ही दिन दोनों पेपर होंगे, एक दूसरे दिन पेपर नंबर 3 और 4 एक साथ होंगे। और पहले दिन आपको मैं बात करूं, पहले दिन आपके मैंने जो बताए थे 2 पेपर है ना, हिंदी क्वालिफाइंग और इंग्लिश क्वालिफाइंग, ये दोनों पेपर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से। इसके अलावा अब और कुछ पूछा जाएगा क्या? जी हां, इसके अलावा अब आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट, अब ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है सर? इसे हिंदी में हम बोलते हैं वैकल्पिक विषय। ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब वैकल्पिक विषय। आखिर ये क्यों पूछा जा रहा है? यूपीएससी ये चाहती है कि आपको किसी विषय के बारे में गंभीर नॉलेज हो, उस विषय को आपने गंभीरता से पढ़ा हो, उस में आपने ढंग से डिटेल में चीजों को एनालिसिस किया हो। तो इसीलिए यूपीएससी एक सब्जेक्ट रखती है जिसे हम ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे जानते हैं। अब आपका सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आप हिंदी साहित्य भी एक सब्जेक्ट रख सकते हैं, आप सोशियोलॉजी भी एक सब्जेक्ट रख सकते हैं, आप पीएसआईआर भी एक सब्जेक्ट रख सकते हैं, आप ज्योग्राफी भी एक सब्जेक्ट रख सकते हैं, जो भी आपका मनपसंद सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट से आपसे क्या होगा? इस सब्जेक्ट से आपसे 2 प्रश्न पूछे 2 पेपर होंगे इससे। पेपर नंबर 1, इसमें एक पेपर नंबर 1 होगा और पेपर नंबर 2 होगा। ये दोनों पेपर एक दिन ही होंगे। ये भी आपका 250 नंबर का होगा और ये भी आपका 250 नंबर का होगा। एक ही दिन दोनों पेपर हो जाएंगे आपके। अब यदि आपकी मुख्य परीक्षा में मुख्य परीक्षा में आपके अंक अच्छे आते हैं और मुख्य परीक्षा के अनुसार से मुख्य परीक्षा में यदि आपके अंक अच्छे आते हैं तो इस आधार पे अब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। याद रखना, प्रीलिम के नंबर जो है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग है, वो बाद में कहीं नहीं जोड़े जाने हैं। मेंस के नंबर के आधार पे तुम्हें इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो इंटरव्यू की कॉल आएगी आपको मेंस के नंबर, तो मेंस की राइटिंग स्किल अच्छी होना चाहिए। याद रखना, यदि कोई तैयारी अच्छे से कर रहा है तो उसे जरूरी है। देखो मैं बताऊं, यहां पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत ऐसे ऐसी मीठी मीठी बातें करने वाले लोग भी मिलेंगे इस इंडस्ट्री में, आपको बड़ी बड़ी मीठी मीठी बात करेंगे, है ना। वो इतनी ही बात को 3 घंटे में बताएंगे, हम आपको चाहते हैं कम से कम समय में बताना, है ना। तो इंटरव्यू के लिए जरूरी है कि आपका मेंस अच्छा हो।
मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी हो। कैसे करेंगे वो सब हम लोग कराएंगे, आप निश्चिंत रहो उस चीज के लिए, उसके लिए तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो इंटरव्यू कॉल, इंटरव्यू कॉल के लिए बात करें तो आपके लिए इंटरव्यू कॉल किस पे आधार पे आएगी? मेंस के नंबरों के आधार पे। मेंस में यदि आपके अच्छे नंबर है तो इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। तो इंटरव्यू कितने का होगा? इंटरव्यू होगा 275 नंबर का। इंटरव्यू होगा आपका 275 नंबर का। इस प्रकार से यदि इसमें परीक्षा को टोटल करूं कि आखिर कितने नंबरों में से आपकी रैंक बननी है, तो यदि मैं यहां पे जीएस की बात करूं तो जीएस में मैंने 4 पेपर आपको बताए थे, और 4 इंटू चारों पेपर कितने के होते हैं? 250-250 नंबर के होते हैं। तो 1000 नंबर तो आपके सीधे सीधे जीएस के होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑप्शनल। ऑप्शनल, तो ऑप्शनल के यहां पे नंबर की बात करें तो ऑप्शनल आपको मैंने बताया था 2 पेपर होते हैं, और 2 पेपर कितने कितने नंबर के होंगे? मैंने बोला 250-250 के। तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा 500 नंबर। याद रखना इसमें एक और महत्वपूर्ण पेपर होता है जिसे हम लोग एसे राइटिंग कहते हैं। एसे, निबंध लेखन, बहुत इंपॉर्टेंट इस परीक्षा का। और कितने अंकों का होता है? 250 अंकों का निबंध होता है। 250 अंकों में आपको 2 निबंध लिखने होते हैं, 125 नंबर में। तो लेकिन इसको हम टोटल कितना करें? 250, ठीक है। तो 250 नंबर का आपको निबंध हो गया। सीधा सीधा आप समझ रहे हैं कि 1750 नंबर तो यहां पे होगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू के नंबर भी आपके जुड़ेंगे। इंटरव्यू, तो इंटरव्यू की जब हम बात करेंगे तो इंटरव्यू होगा आपका 275 मार्क्स का। अब इन टोटल नंबर में से आपके कितने अंक आ रहे हैं, यह डिसाइड करेगा कि तुम्हें कौन सी पोस्ट मिलेगी। आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, आईआरएस बनोगे, या क्या बनोगे। तो ये आप देख पा रहे होगे कि ये हो जाएगा आपका 2025। 2025 अंकों में से कितने अंक आप प्राप्त कर रहे हो, यह डिसाइड करेगा कि आप कौन से अधिकारी बन रहे हो। लेकिन एक मोटा माटी अंदाज लगाएं तो यदि आपके 800 नंबर के लगभग आ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल श्योर हैं। 800-850 नंबर आ जा रहे हैं तो बिल्कुल श्योर है कि आप आईएएस अधिकारी बन जाएंगे। प्रॉपर आईएएस कैडर मिलेगा आपको, है ना, आईएएस मिलेगा आपको, और आपका मनपसंद कैडर भी मिल सकता है, ठीक है। सो आईएएस बनने के लिए बात समझ में आ गई होगी कि आपको करना क्या क्या है। अब देखिए, मार्केट में सुविधाएं बहुत हैं, अलग अलग कोर्सेज भी हैं, मार्केट में अलग अलग संस्थान भी हैं जो कि इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें लाखों रुपए इसकी फीस ली जा रही है। हमने ये सोचा है आप लोगों के लिए कि एक सही तरीके से प्रॉपर गाइडेंस के साथ 1-to-1 बात कर करके, आपकी डेली प्लानिंग करा करके हम आपकी तैयारी कराएं। हमारी कंप्लीट टीम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कौन क्या पढ़ाएगा हमारे यहां पे, जैसे हमारे यहां पे अर्थव्यवस्था सत्येंद्र सर पढ़ाएंगे, सत्येंद्र सर पढ़ाएंगे, ठीक है। अलग अलग टीम है हमारे यहां पे, अलग अलग टीचर्स हैं हर सब्जेक्ट के। पॉलिटी है आपको केआर सुमन सर पढ़ाएंगे। इस तरीके से हिस्ट्री है आपको जो है बबलू खोकर सर पढ़ाएंगे। उसके बाद और भी जो टीचर है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ज्योग्राफी तो डॉक्टर जिसान सर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। अदर सब्जेक्ट जिस तरीके से बात करें एनवायरमेंट तो आपको ये सत्येंद्र सर पढ़ाएंगे। साइंस की बात करें तो आपको अमन सर पढ़ाएंगे। इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी, अलग अलग टीचर्स आपके पास यहां पे अवेलेबल है। और उसके बाद आपके पास सबसे अच्छी ऑप्शन क्या है इस पर्टिकुलर कोर्स में हमारे साथ यदि जुड़ते हैं आप, तो जुड़ने का तरीका यह है, जुड़ने का फायदा यह है बेसिकली कि यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो आपके लिए एक मेंटोर मिलेगा। मेंटोर मिलेगा। देखो होता क्या ना, ऑनलाइन पढ़ाई में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वैसे आप ऑफलाइन भी आ सकते हो, मुखर्जी नगर में हमारा सेंटर है, ऑफलाइन भी हमारी बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। सो आप के लिए अच्छी बात यह है ऑनलाइन में कि आप दूर दराज के क्षेत्र से भी पढ़ सकते हो, लेकिन एक दिक्कत भी है। दिक्कत यह है कि आपके पास मेंटोर नहीं होता है। हम तो पढ़ा चुके हैं, आपको हमने पढ़ा दिया, तो अब क्या। तो इसके विकल्प में हमने आपके लिए कोशिश ये की है कि आपके लिए एक मेंटोर होगा, एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसने मेंस दिया होगा एटलीस्ट, वो आपको गाइड करेगा कि कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, डेली का क्या प्लान होगा, है ना। यानी आपको डे 1 में क्या पढ़ना है, डे 2 में क्या पढ़ना है, डे 3 में क्या पढ़ना है, और आपने जो पढ़ा है उस पर कितना कुछ आपको याद है या नहीं है,
उन सब का भी फीडबैक आपसे लिया जाए। तो ये सारे का सारा प्रोग्राम जो है, कंप्लीट प्रोग्राम हमारा अवेलेबल है एग्जाम दृष्टि के एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन की लिंक कहां पे है? डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, एप्लीकेशन की जो लिंक है वो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन में आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में, तो एप्लीकेशन के चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन की। ग्रेट। अब वहां से एग्जाम दृष्टि ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है और वहां पे आपको एक बैच मिलेगा, मिशन आईएएस। आपको मिशन आईएएस के नाम से एक बैच मिलेगा, मिशन आईएएस। आप उस बैच पर जाकर के इंक्वायरी कर सकते हैं, आप उस बैच को देख सकते हैं, और साथ साथ में यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो हमारे नंबर पे 7011127226 पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप पहली बात तो क्या करें, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एग्जाम दृष्टि का मिशन आईएएस है। और हाँ, उसमें एक कोर्स जो है उस पर कोड भी आप लगा सकते हैं, ED25, जिससे कि आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा 25% का। ठीक है, सो ये तो हमने बात करी थी इन सब संदर्भ में। अब देखो, यूपीएससी के बारे में बहुत सारे रूमर्स हैं, आईएएस बनने को लेकर के बहुत सारे रूमर्स हैं। एक रूमर्स ये है कि अधिकारी का बेटा ही अधिकारी बनता है, ऐसा नहीं है। सुनो, दूसरा रूमर्स ये है कि 18 घंटे 20 घंटे पढ़ना था, जी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तीसरा रीजन ये है, तीसरा जो र्यूमर है, तीसरा र्यूमर ये है कि हम कोचिंग करना हमें 100% जरूरी नहीं। देखो सुनो, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हें आत्मनियंत्रण है, सेल्फ कह सकते हैं सेल्फ कंट्रोल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको 1% भी ये लग रहा है कि नहीं सर मुझे खुद पे नियंत्रण नहीं है, मुझे एक तरीके से मुझे कोई बताए और मैं वैसे कर दूंगा और मैं एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा, तो मेरे हिसाब से आपको कोचिंग की जरूरत है। बड़े बड़े लोगों को कोचिंग की जरूरत पड़ी। कोच का मतलब क्या होता है? आप चाहे सचिन तेंदुलकर से लेकर के किसी भी बड़े व्यक्ति को देख लो, खिलाड़ी से लेकर के अलग अलग फील्ड में, सबके लिए कोच की जरूरत होती है। कोच आपको मार्गदर्शन देता है, कोच आपका समय बचाता है, कोच आपको गलत दिशा में जाने से रोकता है, कोच आपको यहां पे क्या करेगा, गलत चीजों से पढ़ने से रोकेगा, कोच आपको गलत किताबों से, गलत कंटेंट को पढ़ने से रोकेगा, सही कंटेंट आपको बताएगा, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ बताएगा। इसीलिए कोच की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑनलाइन में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ इस कोचिंग की तैयारी ऑफलाइन ही करी जा सकती है, लेकिन मेरा मानना है ऐसा कि यह है कि देखो, इस तैयारी को आपके इंटेंशन से किया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनने सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के ही क्वालिफाई किया है, तो ये बिल्कुल ऐसा विषय नहीं है कि ऑनलाइन ही की जा सकती है, ऑफलाइन भी की जा सकती है। आपको जैसे में कंफर्टेबल हो वैसे में आप तैयारी करो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं अब काफी दिनों से पढ़ाई छोड़ चुका हूं, तो अब मैं इस तैयारी को नहीं कर सकता। ये आपका भ्रम है। यदि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, यदि आप 2-4 साल जॉब भी कर चुके हैं, अब आपको लगता है कि मुझे सिविल सर्विसेज में आना है, बिल्कुल आइए और डट के आइए, तैयारी कीजिए। एक बात तो बहुत अच्छी है यूपीएससी के बारे में, सिविल सर्विस के बारे में, मैं नहीं मानता हूं कि हर एक व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है। यह बात सही है, यह बात सही है कि हर एक व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन हां, यूपीएससी जितने स्टूडेंट सीरियस होकर काम करते हैं, सीरियस होकर तैयारी करते हैं यूपीएससी की, वो एक अच्छे नागरिक जरूर बनते हैं, एक अच्छे व्यक्ति जरूर बनते हैं, है ना, एक अच्छा जो है व्यक्ति बनेगा। तो आपको इस बात को विशेष ध्यान देना है कि आपको क्या करना है, आपके उद्देश्य क्या है, आने वाले 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में क्या करना चाहते हो। सुविधाओं की बात करते हैं, बहुत सारे लोग सुविधाओं के विहीन होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास सुविधाएं हैं। यदि सुविधाएं हैं तो उनको यूज करो। कई सारे लोगों के पास सुविधाएं नहीं है, यदि उनका नहीं हो रहा है तो उनके पास एक है कि नहीं हो पाया, एक बात है। लेकिन तुम्हारे पास तो सुविधाएं है ना, तुम्हारे पास एक मोबाइल है ना, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो करो, फिर क्या दिक्कत है। मोबाइल की इस अंधाधुंध जिंदगी से दूर निकल करके आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, याद करना पड़ेगा। सिलेक्शन हो जाएगा। जिस दिन आईएएस अधिकारी बनोगे ना, उस दिन माँ बाप का जो सीना है ना, गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी तो अपने आप में सेट हो ही गई, और एक मान सम्मान समाज में जितना जो चाहिए था वो तो मिल ही जाएगा। सब कुछ आपके फेवर में होगा उस समय पे। जरूरी है तुम्हारे एक संकल्प की। क्या तुमने भी मिशन आईएएस बनाया है?
क्या वाकई में आप मिशन आईएएस के लिए काम कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ, और हर एक सपोर्ट के लिए हम आपके साथ हैं, किसी भी तरीके की सपोर्ट के लिए। जय हिंद, जय भारत। मेरा नंबर है 7011127226, इस पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।